जय हिंद बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे गद्य खंड के बारे में। तो गद्य खंड के बारे में पहला अनुच्छेद मैंने आप सभी को पढ़ा दिया था। अब दूसरा अनुच्छेद जानेंगे। यह दूसरा अनुच्छेद है, चलिए इसको जानते हैं। तो वस्तुतः हिंदी गद्य से यहाँ तात्पर्य खड़ी बोली गद्य से है, जिसका साहित्य में अनवरत प्रयोग भारतेंदु से आरंभ होता है। तो चलिए समझते हैं। वस्तुतः का क्या अर्थ होता है? तो वस्तुतः का अर्थ होता है असल में या सचमुच में, रियल, सचमुच में। यहाँ पर हिंदी गद्य से यहाँ तात्पर्य क्या है? यानी हिंदी गद्य से यहाँ पर तात्पर्य का क्या अर्थ होता है? तात्पर्य का अर्थ होता है अभिप्राय या आशय या मंशा, यानी मूल अर्थ जो है, इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? खड़ी बोली गद्य से है। यानी वस्तुतः हिंदी गद्य से यहाँ तात्पर्य खड़ी बोली गद्य से है। यानी वस्तुतः मैंने बता दिया है, असल में यानी सचमुच में। यहाँ पर हिंदी गद्य से यहाँ तात्पर्य, इसका उद्देश्य, इसका मूल अर्थ यानी खड़ी बोली गद्य से है, जिसका साहित्य में अनवरत प्रयोग भारतेंदु से आरंभ होता है। यानी साहित्य का क्या अर्थ होता है? तो साहित्य का अर्थ होता है, साहित्य यानी किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं। यानी किसी भी वाचिक भाषा, यानी वाचिक भाषा क्या होती है? यानी जो मुख से बोली जाए, मुख से यानी वाणी संबंधी जो मुख से बोली जाती है उसे वाचिक कहते हैं। वाचिक भाषा यानी मुख से बोली गई भाषा और हाथ से लिखा गया भाषा जो होती है उसे शास्त्र समूह कहते हैं। मुख से बोली गई भाषा, हाथ से लिखी गई भाषा को शास्त्र समूह कहते हैं, उसी को हम साहित्य कहते हैं। यानी दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य क्या है? यानी दुनिया में सबसे पुराना मुंह से बोलने वाला साहित्य हमें संस्कृत भाषा में मिलता है। यानी संस्कृत भाषा में मुख से बोलने वाला वाचिक भाषा यानी वाचिक साहित्य जो है वह हमें संस्कृत भाषा में मिलता है, संस्कृत भाषा में मिलता है। इस दृष्टि से संस्कृत साहित्य सभी साहित्यों का मूल स्रोत है। यानी इस दृष्टि से जो संस्कृत साहित्य है यानी सभी साहित्य का मूल स्रोत है, सभी साहित्य का मूल स्रोत है। फिर साहित्य यानी जो धन हित धन य के योग से बना है। यानी जो साहित्य किससे बना है, कैसे बना है? धन हित धन य के योग से बना है साहित्य। यानी साहित्य में अनवरत प्रयोग क्या होता है? तो अनवरत प्रयोग जो होता है हमेशा, कभी न रुकने वाला, अविराम, यानी कभी न रुकने वाला, अविराम, अनवरत उसे कहते हैं, अनवरत। यानी जब भी इसका प्रयोग होता है यानी इसका आरंभ होता है तो भारतेंदु से आरंभ होता है। यानी जब भी साहित्य में इसका प्रयोग होता है यानी हमेशा प्रयोग होता है जब इसका भारतेंदु जी से स्टार्ट होता है प्रयोग होना। यानी जब साहित्य में अनवरत प्रयोग भारतेंदु से आरंभ होता है। हमेशा ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनका नाम, पूरा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनका नाम, पूरा नाम यही है। फिर जब भी इनका प्रयोग होता है हिंदी साहित्य में तो भारतेंदु जी से ही प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसलिए भारतेंदु को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। इसलिए भारतेंदु जी को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। जनक यानी पिता, जन्म देने वाले पिता, उनको भारतेंदु युग का, आधुनिक युग का, यानी भारतेंदु युग, आधुनिक युग को ही भारतेंदु युग कहा जाता है। यानी उनके नाम पर यह युग रखा गया। तो इसलिए भारतेंदु जी को
आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। फिर देखिए आगे देखते हैं, उन्हें ही इस बात का श्रेय है कि वे हिंदी साहित्य को मध्य युग से निकालकर आधुनिक युग में ले आए। यानी उन्हें ही इस बात का श्रेय दिया जाता है। यानी श्रेय का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ या बेहतर, और यानी सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, महान, यानी बहुत ही अच्छा, यानी महान श्रेय इनको दिया जाता है। उन्हें ही इस बात का महान श्रेय दिया जाता है कि वे हिंदी साहित्य को मध्य युग से निकाल कर आधुनिक युग में ले आए। आधुनिक युग में लेकर आ गए। आधुनिक युग का मतलब होता है आजकल का जो हमारा युग है उसे ही आधुनिक युग कहा जाता है। लेकर आए। फिर चलिए आगे देखते हैं, भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का स्वरूप स्पष्ट और स्थिर होने लगा। यानी भारतेंदु युग यानी आधुनिक युग को ही भारतेंदु युग कहते हैं। यानी उनके नाम पर यह युग का नाम पड़ा। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का स्वरूप यानी उस हिंदी गद्य का जो रूप था, हिंदी गद्य का स्वरूप स्पष्ट और स्थिर होने लगा। स्पष्ट यानी पूरी तरह से बेहतर, स्पष्ट स्वरूप जो भारतेंदु युग जो हमारा हिंदी गद्य का स्वरूप था, जो हमारा हिंदी गद्य का स्वरूप यानी हिंदी गद्य की जो अपनी आकृति थी, जो उसका आकार था, उसकी जो विशेषताएं थी, हमारे हिंदी गद्य की जो विशेषताएं थी, उसका जो स्वभाव था, बिल्कुल साफ यानी बिल्कुल स्पष्ट यानी बिल्कुल साफ, यानी स्थायी, स्थिर होने लगा था। स्थिर यानी एकदम पूरी तरह से स्थायी हो गया था, अपरिवर्तनशील हो गया था। यानी यह एकदम पूरी तरह से, अब इसको कोई बदलने वाला नहीं था। जब यह लागू हो गया तो अब इसको कोई बदलने वाला नहीं था। देर तक रहने वाला यह हमारा हिंदी गद्य साहित्य हमेशा के लिए बन चुका था, जिसका अब इसको कोई नहीं हटा सकता था। पूरी तरह से एकदम टिकाऊ हो गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर द्विवेदी युग में वह व्याकरण के नियमों से अनुशासित हुआ। यानी जब द्विवेदी युग आया, द्विवेदी युग में यह जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य है, यह व्याकरण यानी भाषा के जो उसकी भाषा के नियमों से अनुशासित हो गया। उसके जो नियम होते हैं, जो हिंदी गद्य साहित्य के जो नियम पहले होते थे, उससे यह अनुशासित हो गया। अनुशासित का अर्थ होता है जिसके अनुसार अनुशासन किया गया हो, जिसके अनुसार अनुशासन किया गया हो, यानी दंड के पात्र हो गया था। नियंत्रण में ले लिए थे सभी हमारे हिंदी गद्य साहित्य को, यानी नियमों से बंध चुका था, नियमबद्ध आचरण हो गया था, नियमों से बंध चुका था, यानी नियम से बांध कर रखना पड़ा था। यह अपने वश में कर लिए थे उस समय के लोग। फिर कैसे यह छूटा, चलिए जानते हैं। यह अनुशासित हो गया था, तो हम कैसे आज पढ़ रहे हैं इसको, उसके बारे में देखेंगे कि यह कैसे फिर लागू हुआ। फिर उसका परिष्कार और परिमार्जन हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है फिर उसका परिमार्जन हुआ। परिष्कार का अर्थ क्या होता है? परिष्कार यानी अच्छी तरह से साफ सफाई दी गई हमारे हिंदी गद्य के बारे में। पूरी तरह से स्वच्छ किया गया, हमारी भाषा को पूरी तरह से सफाई दी गई। निर्मल यानी पवित्र पूरी तरह से किया गया। बिल्कुल सुरुचि यानी पूरी तरह से सुंदर एवं स्वच्छ बनाया गया। एकदम उज्जवल, निर्मल यानी साफ, स्वच्छ, एकदम पवित्र। उज्जवल यानी होता है प्रकाशमान बनाया गया हमारी भाषा को पूरी तरह से। सुरुचि यानी अच्छी और
परिष्कृत रुचि एकदम सुंदर रुचि वाली भाषा बनाई गई। हमारी हिंदी गद्य साहित्य को पूरा सुधार किया गया। फिर परिमार्जन का अर्थ क्या होता है? परिमार्जन का अर्थ होता है इसमें जो पूरी तरह से साफ़ सफाई हुई, फिर हमारी भाषा की, यानी पूरी तरह से इसको सुधारा गया। फिर जब इसमें जो त्रुटियां थी, साहित्यिक त्रुटियां, यह जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य है, इसमें